जय माता दी। ये माता की यात्रा का अगला पार्ट है। पहले पार्ट में हमने बताया था कि क्या स्थिति यात्रा मार्ग की चल रही है, जम्मू से कटरा आप कैसे पहुंच सकते हैं और आरएफआईडी कार्ड का क्या अपडेट है, कहां से आप ईज़िली बनवा सकते हैं। ये रास्ता जो अब जा रहा है ये कटरा के फव्वारे चौक से माता के दर्शनी गेट तक का रास्ता है। यहाँ से जाने के लिए आप बीच में ऑटो भी ले सकते हैं। हम जिस होटल में रुके थे, होटल का नाम है ब्रॉडवे इन, वो पिछली वीडियो में आपको दिखाया है। वो अपनी पर्सनल कैब आपको देते हैं जो दर्शनी गेट तक आपको छोड़ देती है। कटरा से दर्शनी गेट तक का जो किराया ऑटो वाले लेते हैं वो अराउंड 150 रुपीज़ लेते हैं और वापस आने का किराया अराउंड 250 रुपीज़ के आसपास का है। फव्वारे चौक से लेकर माता के दर्शनी गेट तक इस तरह से आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाती हैं जहां से आप प्रसाद या चुन्नी ले सकते हैं। हम लोग अपनी गाड़ी में आगे के लिए सफ़र कर रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद में हम माता के दर्शनी गेट तक पहुंच जाते हैं और ये अपडेट है माता के दर्शनी गेट का। ये मौसम है। मौसम जैसा कि आप जानते हैं बरसात का टाइम चल रहा है तो भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए यहीं से आपको घोड़े वाले, पिट्ठू वाले और पालकी वाले आवाज़ लगाते हुए मिल जाते हैं। ये आप देखिए ऊपर भवन पर काफ़ी बादल हैं और दर्शनी गेट में अगर हम देखेंगे तो महिलाओं की लाइन ना के बराबर है और पुरुषों की लाइन अच्छी खासी लंबी यहाँ पर मिल जाती है। ये आप देख सकते हैं पुरुषों की लाइन कितनी लंबी लगी हुई है। यहाँ से निकलने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि पहले जो लाइन का स्ट्रक्चर था वो डिफरेंट था, अभी नया स्ट्रक्चर बना दिया गया है। इससे लाइन बहुत पीछे तक नहीं पहुँचती है, लेकिन उसके बाद भी माता के जयकारों के साथ धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ती चली जा रही है और लगभग 5 से 10 मिनट के बाद हम लोग लाइन को पार करके बाहर निकल जाते हैं। ये हम लगभग बाहर निकलने के मोड़ पर हैं। यहाँ पर एक पुलिसकर्मी आपके बैग को चेक करता है, जिसकी वजह से एंट्री गेट पर काफ़ी लाइन लग जाती है। अगर आपके पास बैग ज़्यादा हैं और आपके साथ में कोई महिला भी हैं तो आप अपने बैग महिलाओं को पकड़ा सकते हैं, जिससे आप जल्दी लाइन को पार कर सकते हैं। कुछ ही सेकंड के बाद हम लोगों ने अपनी चेकिंग पूरी की और उसके बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए। हमने ऊपर जाने के लिए, भवन तक जाने के लिए घोड़ों की बुकिंग की थी और अब हमें आगे जाके उन्हीं घोड़ों को जिनसे हमने कार्ड ले रखा था उनको ढूंढना है और उनकी बुकिंग करनी है और उसके बाद हम लोग अपनी ये यात्रा घोड़ों के माध्यम से ही पूरी करेंगे क्योंकि बारिश का मौसम है और बच्चों के साथ में अगर आप पैदल जाने का सोचते हैं तो हो सकता है रास्ते में बारिश बहुत तेज़ आ जाए और यात्रा को रोकना पड़ जाए। अभी मौसम ठीक है, बारिश नहीं हो रही है, तो 2 से ढाई घंटे में घोड़े आपको ऊपर भवन तक पहुंचा देते हैं। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। आगे जो घोड़ों का पर्ची काउंटर हुआ करता था वो पूरी तरह से गायब हो गया है, ख़त्म हो गया है। उसके ऊपर पूरा पहाड़ आके गिर गया है जिससे वहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है। उससे पहले ये बाण गंगा का जल जो आपको दर्शनी गेट के तुरंत बाद मिल जाता है, श्रद्धालुगण यहाँ से जल लेते हैं और उसको पीने के बाद अपनी यात्रा को आगे शुरू करते हैं। यहीं से आप तब थोड़ा सा आगे चलते हैं तो सीधे हाथ पर माता का ये मंदिर बना हुआ है जो प्रथम मंदिर है माता का, और इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं तो उल्टे हाथ पर आपको माता का भंडारा मिल जाता है जिसको गुलशन कुमार के भंडारे के नाम से भी लोग जानते हैं।
ये लंगर का रास्ता आगे लिखा हुआ है, तो आगे जाने के बाद उल्टे हाथ की तरफ जब आप मुड़ेंगे तो वहाँ पर आपको लंगर मिल जाता है। तो अभी पहले हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पर हमें अपने घोड़ों को लेना है और उसके बाद हम अपनी यात्रा को स्टार्ट करेंगे। ये अब आप देखिए वो जगह जहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ है, कितनी बुरी तरह से पूरा पहाड़ का हिस्सा आकर नीचे गिर गया है। और ये जो लैंडस्लाइड है, ये जो पहले आपका पर्ची काउंटर हुआ करता था, जहाँ से आपको घोड़ों के लिए, पालकी के लिए और पिट्ठू के लिए पर्ची कटवानी पड़ती थी, ये उस पर्ची काउंटर के ऊपर ये लैंडस्लाइड हुआ, जिससे ये पर्ची काउंटर पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अभी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी मिट्टी के ढेर के अलावा आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। रास्ते में सावधानियाँ आपको खुद बरतनी हैं। श्राइन बोर्ड की तरफ से रेगुलर इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि बारिश के मौसम में कहीं पर भी लैंडस्लाइड होने की संभावना बन सकती है, तो सावधानियाँ बरतें और कोशिश ये करें कि कहीं पर रुककर कहीं बैठे ना, ज़्यादा समय ना व्यतीत करें। तो ये आप देखिए, ये पहाड़ का पूरा हिस्सा आके यहाँ पर गिरा। यहाँ पर पहले पर्ची काउंटर हुआ करता था, बहुत बड़ा रूम हुआ करता था, और आज की स्थिति अगर हम देखेंगे तो वो सब यहाँ से गायब हो गया है। कितनी कैजुअल्टी हुई हैं उसका हमारे पास कोई नंबर नहीं है, लेकिन ऐसा सुना है कि कुछ कैजुअल्टी हुई हैं। ये देखिए, पूरा जो पर्ची काउंटर है वो यहाँ से गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर पर्ची काउंटर कभी था ही नहीं, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़ा पर्ची काउंटर बना हुआ था। तो ये सावधानियाँ आपको खुद बरतनी हैं। यात्रा अगर आप इस मौसम में कर रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि कहीं पर भी ना रुकें, कहीं पर भी ना बैठें। इसी वजह से हमने घोड़े किए हैं, क्योंकि घोड़ों का क्या है कि रफ्तार तेज़ होती है तो वो सीधा चलते हुए निकल जाते हैं। पैदल में आप रेगुलर चल नहीं सकते हो, आप थकने के बाद में आपको कहीं ना कहीं थोड़ा रुकना पड़ता है। तो ये हमारे घोड़े वाले हैं, भैया से हमने बात किया कि भाई कैसे कैसे आप घोड़े पे बिठाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चे साथ में हैं। तो अर्चना और वंशिका एक घोड़े पर सेटल होंगे, वंश का घोड़ा अलग होगा और मेरा घोड़ा भी अलग होगा। तो अभी घोड़े वाले ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किसको कौन सा घोड़ा दें। कुछ सेकंड के बाद में ये प्लानिंग होने के बाद हम लोगों ने अपनी यात्रा आगे की तरफ प्रारंभ की। घोड़े से यात्रा करने में एक फ़ायदा थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि आप टाइम से भवन पर पहुंच जाते हैं, और उसके बाद में आप टाइम से माता के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा पर रोप वे से जा सकते हो। लेकिन आज घोड़े से दर्शन करने के लिए हमारा ये उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि बरसात का मौसम है, हमें कहीं पर बीच में रुकना नहीं है, हमें बिल्कुल सीधा चलते रहना है। इसलिए घोड़ा एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि वो सीधा चलता रहेगा और 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में आपको भवन तक वो पहुंचा देगा। और दूसरा क्या है कि घोड़े का जो रास्ता है वो रास्ता लैंडस्लाइड वाला रास्ता नहीं होता है, क्योंकि जो नया रास्ता है आपका अर्धकुमारी से, जो नया रास्ता भवन की तरफ जाता है, उस पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होती है। लेकिन जो अर्धकुमारी से सानिशत वाला रास्ता है, हाथी मत्था वाला रास्ता है, वहाँ पर लैंडस्लाइड कम होती है। तो ये हम बाणगंगा के पुल तक पहुँच गए हैं। पहले बाणगंगा पर बहुत सारे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, भीड़ काफ़ी है वहाँ पर स्नान करने वालों की, और पानी का जल स्तर भी अच्छा खासा है। भीड़ आप देख सकते हैं, बरसात के मौसम में यहाँ पर काफ़ी भीड़ है अभी। और लेकिन जैसे थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा कि रश धीरे धीरे कम हो रहा है। अभी यहाँ से लोगों ने अपनी यात्रा स्टार्ट करनी है तो लोग यहाँ पर रुके हुए हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा है। उल्टे हाथ पर आप देखेंगे तो नया एक भवन बना है माता का, जिसका नाम है शुभ्रा भवन, और यहाँ पर आपको फ्री में चाय और कुछ मठरी टाइप के स्नैक्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं बैठ के और चाय का आनंद ले सकते हैं, जो श्राइन बोर्ड की तरफ से फ्री में दिया जा रहा है।
जिस दिन हम गए थे उस टाइम ये फ्री सुविधा उपलब्ध थी। ये भी घोड़ों का स्टैंड है जो बाणगंगा के पास पड़ता है। बहुत बार घोड़े यहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। थोड़ी दूर के बाद में हमने देखा कि ऊपर की तरफ जो मौसम है वो काफ़ी मीन्स अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ऊपर बादलों का एक झुंड बना हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर बारिश हो रही हो। तो ये सोचते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ चले, क्योंकि ये एक डर भी था कि मन में कहीं रास्ते में हमें बारिश ना मिल जाए। तो ये बाणगंगा का जो बाथिंग घाट बना हुआ है वहाँ पर हम आ गए हैं। और बाथिंग घाट पे भी नीचे काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है, लोग नहा रहे हैं। वैसे तो ऐसे टाइम पर मना करते हैं कि ना नहाए तो अच्छा है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग स्नान करते हैं। ये देखिए काफ़ी रश यहाँ पर है स्नान करने वालों का, क्योंकि पानी का जो बहाव है बहुत तेज़ होता है। इसलिए किसी को असुविधा ना हो तो श्राइन बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आती हैं कि स्नान ऐसे में ना करें तो बेहतर है। ये माता का प्रथम दर्शन है, जो माता का प्रथम मंदिर आता है यहाँ पे। यहाँ से जब मुड़ते हैं तो मुड़ने के बाद में आप सीधा चढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। इस मार्ग की ये विशेषता है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको दोनों तरफ बहुत अच्छा बाज़ार मिल जाता है। एक्चुअली नीचे बाणगंगा से अर्धकुमारी तक जाने के लिए आपको दो रास्ते मिल जाते हैं, जिसमें एक रास्ता तो नया वाला रास्ता है जो आपको गुलशन कुमार के भंडारे के, जहाँ भंडारा चलता है वहीं से उसका रास्ता मिल जाता है। और एक रास्ता ये है जिस पर हम चल रहे हैं। जो दूसरा रास्ता है उससे भी बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं और आप भी उससे जा सकते हैं, लेकिन हमें ऐसा फील हुआ कि उस रास्ते पर कुछ अकेलापन महसूस होता है, क्योंकि वहाँ पर अभी पूरी तरह से बाज़ार डेवलप नहीं है। लेकिन ये पुराना जो मार्केट है, ये पुराना जो रास्ता है, इस पर पूरी तरह से मार्केट डेवलप है। तो इसमें चलने में आपको एक अलग आनंद आता है और आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। तो ये एक फ़ायदा है इस रास्ते से जाने का, और इसी वजह से श्रद्धालु मोस्टली इसी रास्ते को प्रेफर करते हैं। ऊपर का नज़ारा आप देख सकते हैं, बादल छाए हुए हैं और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर हो सकता है कि बारिश भी हो रही हो। भवन तक जाते हुए आपको बहुत सारे नज़ारे दिखते हैं। साथ में ये मंदिर भी दिखता है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, और ये कब तक पूरा होगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद हम थोड़ी ही देर में माता के चरण पादुका मंदिर तक पहुंच जाते हैं। ये चरण पादुका मंदिर है माता का, जिसमें माता के चरण के चिन्ह मिल जाते हैं और लोग वहां पर दर्शन करके आगे की तरफ यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से मंदिर का एंट्री गेट होता है, और ये जो सामने आप देख रहे हैं लोहे के जाल के पीछे जो मंदिर है, ये यहाँ पर माता के चरण के चिन्ह आपको मिल जाते हैं। पूरे यात्रा मार्ग में बहुत सारे रेस्टोरेंट और बहुत सारी दुकानें यहाँ मिल जाती हैं। अब आप ऊपर का मौसम देखिए, कितने बादल हैं ऊपर, एकदम ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल काली घटा है। मालिश करने वालों की दुकान यहाँ पर बहुत सारी बनी हुई हैं, तो श्रद्धालु यहाँ पर रुकने के बाद मालिश भी करते हैं। तो ये सब नज़ारे हैं रास्ते के जो आपको पूरे भवन तक रास्ते में मिलेंगे, और जिससे आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप अकेले मार्ग पे चल रहे हैं। श्रद्धालुओं का आना जाना और माता के नाम की जय जयकार यहाँ पर हर समय लगी रहती है। घोड़े अपनी रफ्तार में आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें कहीं पर बीच में रुकना नहीं होता है। सीधा ये जाके अर्धकुमारी पर अपना स्टॉप लेते हैं, और उसके बाद जो आगे इनका स्टॉप होता है वो वहाँ होता है जहाँ पर इनको लंच करना होता है। ये सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर तक जा रही हैं, जिसमें लिखा होता है कि जो हृदय रोगी हैं वो सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप सीढ़ियाँ लेना चाहते हैं तो अपने जिम्मेदारी से लें, क्योंकि चढ़ना सीढ़ियों से आसान नहीं है। उतरना आसान है लेकिन चढ़ना आसान नहीं है। बाज़ार में अच्छे खासे श्रद्धालुओं की भीड़ बनी हुई है।
तो बारिश का और लैंडस्लाइड का कोई बहुत ज़्यादा असर दिखाई नहीं दे रहा है और श्रद्धालुओं के मन में ऐसी कोई भावना भी नहीं है। फिर रुककर हम लोगों ने बीच में कुछ स्नैक्स या कुछ जलपान करने की सोची। तो वंशिका ने कहा कि जो नींबू पानी के लिए एक वहाँ पर नींबूजा वगैरह होती हैं वो ले लिया जाए। तो वो हमने पिया और उसके बाद में हम लोग आगे की तरफ बढ़ चले। ये पूरे मार्ग का एक एक्सपीरियंस है इस मौसम में कि किस तरह का एक्सपीरियंस आप भी फेस करेंगे अगर आप जाते हैं तो। क्योंकि ये मौसम जो है थोड़ा सा मतलब सुहावना भी है लेकिन साथ में ख़तरनाक भी है। पहाड़ों पर आप देखिए किस तरह से बादल छाए हुए हैं, किसी भी वक्त बारिश आने की संभावना है। वैसे भी मौसम बहुत इस समय ऐसा हो गया है जैसे बारिश के टाइम पर होता है, जैसे कभी भी बारिश हो जाए, इस तरह का मौसम अभी बना हुआ है। तो ऐसा ही हमें भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि थोड़ी ऊपर जाने के बाद हमें बारिश मिल जाए। रास्ते में आपको बहुत सारे आउटलेट मिल जाते हैं जिसमें बीकानेर भी एक है। बीकानेर रेस्टोरेंट अभी बना है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है और इसका जो अगर हम रिमार्क दें इसके टेस्ट तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है, यहाँ पर भी क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है। लोकल दुकानों से अगर आप कुछ खाते हैं तो उससे अच्छा है कि आप इन आउटलेट पर लेके खा सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होगा खाना। जगह जगह पर बीच में आपको ये सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। ये सीढ़ियाँ आपके रास्ते को शॉर्टकट कर देती हैं, लेकिन उसी के साथ में यहाँ पर लिखा होता है कि अगर कोई हृदय रोगी है तो वो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करे। तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल तभी करें जब आपको लगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और मेरा तो ये एक्सपीरियंस है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल आप सिर्फ उतरते वक्त करें, चढ़ते वक्त सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, वो हानिकारक हो सकता है। अब थोड़ी दूर में हम लोग अर्धकुमारी पहुंचने वाले हैं। अर्धकुमारी का भवन हमें यहाँ से दिखना शुरू हो चुका है। तो लगभग और कुछ मिनटों में हम लोग अर्धकुमारी पहुँच जाएंगे। रास्ते में बहुत सारे पिट्ठू वाले और पालकी वाले आपको मिल जाते हैं जो आपको तरह तरह के ऑफ़र देते हैं कि भाई कुछ कम पैसे में हम आपका बैग उठाकर ऊपर तक ले जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कि वो सहूलियत है तो आप उनको हायर कर सकते हैं। इस तरह से लंगूर और बंदर से भी सावधान आपको रास्ते में रहना होगा, क्योंकि ये इसी इंतज़ार में रहते हैं कि इन्हें कुछ सामान आपके हाथ में दिखाई दे और ये उसको छीन के ले जाएं। रास्ते में लंगूर बंदर आपको कई जगह पर मिल जाते हैं, तो उनसे आपको सावधानी बरतनी है। अर्धकुमारी पहुंचने से पहले हमें एक सिक्योरिटी चेक का सामना करना पड़ता है। जैसे ही अर्धकुमारी पहुंचने वाले होते हैं उससे पहले एक सिक्योरिटी चेक आता है। तो हमें सिक्योरिटी चेक को क्लियर करने के लिए घोड़े से उतरना पड़ता है। वहां पर चेकिंग होती है और चेकिंग कराने के बाद आप फिर से आगे घोड़े पर जाके बैठ सकते हैं। वही हम लोगों को भी करना पड़ा। पहले हम लोग सिक्योरिटी चेक के लिए उतर जाते हैं, हमारी चेकिंग होती है, बैग की चेकिंग होती है। पहले सिक्योरिटी चेक एक्टिव नहीं थे लेकिन अभी दोबारा से एक्टिव कर दिए गए हैं। तो उसके बाद हम दोबारा से घोड़े पर बैठ गए और फिर हम पहले अर्धकुमारी की तरफ आगे बढ़ने के लिए चल पड़े। रास्ता अब देखिए यहाँ पर जो रश है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, भीड़ कम है, क्योंकि नीचे की तरफ जो लोग थे वो अभी शायद ऊपर की तरफ पहुँचे नहीं हैं, उन्हें टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी अगर हम अनुमान लगाते हैं तो जो भीड़ एक होनी चाहिए उतनी भीड़ यहाँ पर अभी मिलेगी नहीं, क्योंकि मौसम और लैंडस्लाइड्स जो रेगुलर हो रही हैं थोड़ा सा लोग अवॉइड कर रहे हैं उसकी वजह से। ये हम अर्धकुमारी तक पहुँचने वाले हैं और उससे पहले ये एक सीधे की सामने आपको भवन दिख रहा है ऊपर अर्धकुमारी का, और ये स्टेयर्स हैं जो सीधा आपको ऊपर अर्धकुमारी तक ले जाएंगे। तो स्टेयर्स आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सीधा जाना चाहते हैं तो आप सीधा भी अर्धकुमारी पर जा सकते हैं। अभी जो सामने आप देख रहे हैं ये ऊपर अर्धकुमारी का भवन है, और ये सामने नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये घोड़ों का स्टैंड है। माँ भगवती की कृपा आप पर बनी रहे। ये सामने घोड़ों का स्टैंड आ जाता है
घोड़े का स्टैंड आने का मतलब यह है कि आप अर्धकुमारी तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ से एक रास्ता सीधा जाता है जो आपको भवन तक सीधा लेके जाएगा। ये भवन तक का नया मार्ग है। इस पर बैटरी कार भी चलती हैं। लेकिन यहीं से एक रास्ता सीधे हाथ की तरफ से ऊपर की तरफ जा रहा है जो आपको अर्धकुमारी के पास लेके जाएगा। तो हम लोग सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे, लेकिन हम लोग अर्धकुमारी की माता के दर्शन नहीं करेंगे क्योंकि घोड़े से अर्धकुमारी के मंदिर जाना पॉसिबल नहीं है। घोड़ों का रास्ता अलग होता है, तो हम उसी रास्ते से होते हुए भवन तक पहुंचेंगे। कई जगह पर रास्ते में वैष्णवी भवन के ये भोजनालय बने हुए हैं। आप यहाँ पर आपको लगता है तो आप भोजन कर सकते हैं या चाय पान या जलपान कर सकते हैं। अब आप देखिए सामने आपको जो सीधा रास्ता दिखाई दे रहा है, ये सीधा रास्ता भवन जा रहा है। ये अर्धकुमारी माता के मंदिर को बाईपास करने का रास्ता है और इसी सीधे रास्ते पर आपको बैटरी कार मिल जाती हैं। और जो ये रास्ता सीधे हाथ की तरफ मुड़ के ऊपर की तरफ जाता है, ये रास्ता आपको लेके जाएगा अर्धकुमारी की तरफ। और यहीं से ही घोड़े का रास्ता भी होकर जाता है जो कि दूसरा रास्ता है। अर्धकुमारी पहुंचने से पहले या आगे बढ़ने से पहले बीच में एक चेक पोस्ट आता है जिस पर आपको उतरना पड़ता है। तो हम लोग भी चेक पोस्ट को क्रॉस करने के लिए घोड़े से उतरे और वो सेम चेकिंग जो पीछे हुई थी वही चेकिंग यहाँ पर भी होती है। चेक पोस्ट बना हुआ है, आपका सामान चेक होगा और बाकी कोई आपके पास कोई ऐसा सामान ना हो जो अलाउ नहीं होगा, ऐसा वो चेक करते हैं। और आपके पास RFID कार्ड वगैरह भी होने चाहिए। बहुत बार RFID कार्ड और आपका आधार कार्ड भी यहाँ पर चेक किया जाता है। तो ये आप देख लीजिए, ये यहाँ पर चेक पोस्ट बना हुआ है। चेकिंग वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती नहीं है, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि अंदर कोई होता ही नहीं है बैठा हुआ। तो ये चेकिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद आप देखिए यहाँ से भी दो रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है अर्धकुमारी मंदिर की तरफ, और जो नीचे की तरफ जा रहा है ये रास्ता घोड़ों का रास्ता है जो आपको भवन पर लेके जाएगा। तो हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे क्योंकि हमें घोड़े से जाना है। तो घोड़े अर्धकुमारी के मंदिर को बाईपास करते हुए पीछे से निकलते हैं, तो उसी रास्ते को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ से आपको मैं दिखाऊंगा अर्धकुमारी माता के भवन के नज़ारे। इस मौसम में कैसे नज़ारे आपको दिखते हैं, ये आप देखिए पूरा कटरा शहर, यहाँ से पूरा कटरा शहर आपको दिख रहा है। और मौसम बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। ये आप देखिए अर्धकुमारी माता का भवन ये है और घटा और बादल पूरे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ बादल फैले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बारिश कम है। उसके बाद हम लोग आगे फिर से अपने घोड़े पर बैठकर अपनी यात्रा को आगे की तरफ लेके आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए हैं। ये रास्ता है जो अर्धकुमारी भवन के पीछे की तरफ से होके जाता है और ये बाईपास रास्ता है और इस पर से सिर्फ घोड़े ही होके जाते हैं। इसको हम घोड़े का ही रास्ता बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ घोड़े ही आते जाते नजर आएंगे। ये पैदल यात्रियों का रास्ता नहीं है। ऊपर देखिए आप बादल और पूरा मतलब जैसे एक बारिश का मौसम होता है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर बारिश हो रही है। तो ये जाके ऊपर पता चलेगा कि आगे का मौसम कैसा है। उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि बारिश ना मिले तो बेहतर है, क्योंकि अगर बारिश मिल जाती है तो हमें फिर घोड़े से उतरना होगा। घोड़े बारिश में चलने के लिए समर्थ नहीं होते हैं। तो ये आप देखिए, ये घोड़े के रास्ते से अर्धकुमारी माता का भवन आपको दिखाई देता है। इस तरह से ये भवन आप देखिए, यहाँ पर पूरा भवन का ये पूरा बिल्डिंग है। जय माता दी। फिर उसके बाद हम आगे की तरफ आगे बढ़ चले हैं। यहाँ से तकरीबन 5-5.5 किलोमीटर का रास्ता और बच जाता है और इसी रास्ते में घोड़े भी अपना एक स्टॉप लेते हैं जहाँ पर घोड़े वाले रुकते हैं और वो कुछ खाना वगैरह खाते हैं। तो वो स्टॉप आगे आएगा अभी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि क्योंकि हर बार जब हम आते हैं तो मोस्टली घोड़े वाले उसी स्टॉप पे आके रुकते हैं।
ये भैया नमस्कार कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे। इन्हें लग गया था कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने हाथ हिलाकर इंडिकेट किया। ये देखिए, ये रास्ता है घोड़े का रास्ता, और ये रास्ता वही रास्ता है जो ऊपर भैरव बाबा की तरफ से आता है। जब आप भैरव बाबा के दर्शन करके आते हैं तो आप इसी रास्ते से होके आते हैं। तो फाइनली हम घोड़े के स्टॉप तक पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर जो घोड़े वाले हैं वो कुछ देर रुकेंगे, अपना जलपान करेंगे, खाना खाएंगे, लंच करेंगे। उसके बाद 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर थोड़ा सा रुकने के बाद सोचा कि कुछ हम भी जलपान कर लेते हैं और हम फिर आगे की तरफ जाके अपना घोड़े की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो फाइनली घोड़े वाले आ गए थे और हम लोगों ने उन पर बैठना दोबारा से शुरू किया। करीब 15 मिनट का समय लगा यहाँ पर, जिसमें घोड़े वालों ने ब्रेक लिया था। बीच में इस तरह का मार्केट आपको मिल जाता है। इस रोड पर भी मार्केट आपको अच्छा खासा मिल जाता है, क्योंकि श्रद्धालु इस रास्ते से बहुत बड़ी संख्या में नीचे की तरफ आते हैं, भैरव बाबा की तरफ से नीचे की तरफ आते हैं। अब आप देखिए यहाँ का वेदर, जैसे ही हमने जो स्टॉप था घोड़ों का वो क्रॉस किया और हम थोड़े से आगे बढ़े, एकदम से वेदर पूरी तरह से चेंज हो गया है। पूरी तरह से कोहरा और बादल रास्ते में आ गए हैं। आप देखिए सामने कैसे एकदम आपको फॉग दिखाई दे रहा है। ये फॉग नहीं है, ये बादल हैं जो रास्ते में इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा रास्ता इसी तरह से बादलों से आपको घिरा हुआ नज़र आएगा। अब बस यही सोचना है कि आगे चलने के बाद हमें बारिश ना मिल जाए, ये बस हमारा एक सोचना है। कि अब देखिए पूरे रास्ते में किस तरह से बादल हुए हैं, कैसे पूरा धुंध चारों तरफ फैला हुआ है। अब थोड़ी देर के बाद में हमें यहाँ से भवन दिखना शुरू हो जाएगा। यही हमारी कामना है कि बिना बारिश के हम भवन तक पहुँच जाएं, तो हम आराम से अपनी यात्रा को पूर्ण कर सकते हैं। हम लोगों ने आरती के टिकट बुक किए हुए हैं। हमें शाम की आरती अटेंड करनी है माता की। अभी लगभग टाइम हुआ है 11:30 और उम्मीद करते हैं कि हम 1-1:30 बजे तक, मोस्टली मैक्सिमम 1-1:30 बजे तक हम भवन तक पहुंच जाएंगे। पूरा रास्ता इसी तरह से धुंध में भरा हुआ है, बादलों से भरा हुआ है। यात्रा में मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं कि अगर आपको मनोकामना भवन या ऊपर भवन पे डॉर्मेट्री लेनी है तो उसका एक तरीका है कि आप आरती की बुकिंग कर सकते हैं। ये आप देखिए सांझी छत पर प्रसाद काउंटर है, जहां पर आपको हलवे का और चने का प्रसाद मिल जाता है। ये सांझी छत पर बना हुआ है, जहां पर भैरव बाबा के जाने के लिए रास्ता मिलता है, वहां पर ये मिलता है। यहाँ पर आपको हर समय प्रसाद मिल जाता है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। चाहे आप रात में आएँ, चाहे आप दिन में जाएँ, यहाँ पर आपको हलवा चने का प्रसाद मिल जाता है। ये उल्टे हाथ की तरफ जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि शायद नीचे से कटरा से रोपवे चलाने की प्लानिंग हो रही है और ये उसका स्टेशन बनेगा। ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा हमने सुना है, लोगों से पता किया था तो उन्होंने यही बताया। ये रास्ता भैरव बाबा की तरफ जाता है और ये रास्ता भवन की तरफ जाता है। तो सांझी छत से रास्ते निकल रहे हैं। इसके बाद फिर एक और चेक पॉइंट आता है, तो हमें फिर उतरना पड़ा और उसके बाद हम लोगों ने पहले चेक पॉइंट पे जाके अपनी चेकिंग करवाई और उसके बाद फिर से हमने अपनी यात्रा को शुरू किया। हाँ, तो हम बात कर रहे थे मनोकामना भवन में डॉर्मेट्री की, तो उसके लिए आप आरती बुकिंग कर सकते हैं। 5100 रुपये में आप 4 लोगों के लिए आरती की बुकिंग मिल जाती है और उस बुकिंग में वो आपको डॉर्मेट्री भी फ्री देते हैं। इसकी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी, जिसमें मनोकामना भवन के डॉर्मेट्रीज़ और उसकी फैसिलिटी को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो ये रास्ता है जो सीधा भवन की तरफ जा रहा है। बहुत जल्दी हम भवन तक पहुंचने वाले हैं। फाइनली एक और चेक पॉइंट आया, जो एक फाइनल चेक पॉइंट था भवन तक पहुंचने के लिए। यहाँ से हम लोगों ने प्लान किया कि अब हम यहाँ से घोड़े से नहीं जाएंगे, हम लोग पैदल मार्ग अपनाएंगे। ये रास्ता पैदल का है
और ये रास्ता नीचे सीढ़ियों का होके जाता है जो भवन तक पहुंचता है। इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट। तो ये हम लोगों ने इसी से प्लान किया कि हम घोड़े से नहीं जाएंगे, अब हम सीढ़ियों के रास्ते से होते हुए भवन तक पहुंचेंगे, जो कि शॉर्टकट है। ये रास्ता सीधा आपको भवन के रास्ते पर लाके पहुंचा देगा, और कुछ सीढ़ियां ज़रूर आपको चलनी है। अगर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सीढ़ियों से चलने में समर्थ नहीं है तो वो उसका उपयोग ना करें, लेकिन अगर कुछ ऐसे हैं जो सीढ़ियों में चलने में समर्थ है तो उनके लिए ये रास्ता उपयोगी है। इस तरह से सीढ़ियाँ आपको मिल जाती हैं। यहाँ पर तकरीबन 150 से 200 सीढ़ियाँ लगभग हैं, और उसके बाद आपको भवन के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ये फाइनली आपको भवन दिखना शुरू हो गया है। जय माता दी। वंशिका आगे आगे जा रही है, उसको बस ये है कि जैसे तैसे हम फटाफट भवन पे पहुंच जाएं। अब यहाँ पर आप देखिए बादलों का क्या स्टेटस है, कितनी धुंध भवन पर छाई हुई है, और ये रेगुलर धुंध हट रही है और फिर दोबारा से धुंध आ जाती है। तो ये पूरा भवन का स्टेटस है, और हम लोग फाइनली भवन पर पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ से अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे। आगे की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ से नीचे की तरफ हम जाते हैं, तो नीचे की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो रास्ता भवन की तरफ जा रहा है, और जो रास्ता यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा वो रास्ता भैरव बाबा की तरफ जा रहा है। तो हमें नीचे की तरफ जाना था, क्योंकि हमें भवन की तरफ जाना है, तो हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पहले ये प्लान किया है कि हम पहले कुछ बच्चों को जलपान कराएंगे, कुछ नाश्ता वगैरह करा देंगे, क्योंकि हमें अभी दर्शन माता के नहीं करने हैं, हमें दर्शन करने हैं शाम को आरती में। हमारे आरती की टिकट बुक्स हैं, तो हम इवनिंग में जाकर उस आरती में माता के दर्शन करेंगे, आरती अटेंड करेंगे और माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर हम बाद में भैरव बाबा की तरफ जाने के लिए प्लानिंग करेंगे। हमने 5100 वाला जो एक पूरा का पूरा पैकेज है वो बुक किया है, और उसमें हमें मनोकामना भवन में डॉर्मेट्री मिली है। फाइनली हम लोगों ने प्लान किया कि हम डोमिनोज पे जाके कुछ स्नैक्स लेते हैं और उसके बाद आगे की प्लानिंग करते हैं। प्राइस डोमिनोज के लगभग सेम है, टेस्ट में भी हमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं लगा। जो टेस्ट में हमें अंतर अपने लोकल सिटी में मिलता है वो सेम टेस्ट यहाँ पर भी आपको डोमिनोज का मिल जाता है। तो ये ओके है, टेस्ट भी ओके है, और वैराइटीज़ भी यहाँ पर काफ़ी मिल जाती हैं, और प्राइजेस भी ठीक ठाक हैं। तो कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ पर आप आके डोमिनोज के प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने मनोकामना भवन की तरफ आगे बढ़ना प्लान किया, क्योंकि मनोकामना भवन में हमारी 4 डॉर्मेट्री बुक थी। हम लोगों ने प्लान किया कि पहले हम वहाँ पर जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम के टाइम फ्रेश होने के बाद फिर हम माता की आरती में जाके बैठेंगे और माता के दर्शन करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग रात को या जब भी हम माता के दर्शन कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम लोग भैरव बाबा की तरफ जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो ये सीधा जो रास्ता जाता है, ये सीधा रास्ता माता के भवन की तरफ जाता है। जो सामने आप भवन के दर्शन कर रहे हैं, ये माता का भवन है। अभी देखिए बादल हट गए हैं और पूरा क्लीन वेदर है। तो ये सीधा रास्ता माता के भवन की तरफ जाता है, और यहाँ से जब आप उल्टे हाथ पर नीचे की तरफ आते हैं तो आप मनोकामना भवन की तरफ चले जाते हैं। मनोकामना भवन में आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है, और खाने के लिए कुछ स्नैक्स अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ पर जाके भी कर सकते हैं। वो वैष्णवी ट्रस्ट की तरफ से, श्राइन बोर्ड ट्रस्ट की तरफ से वहाँ पर वो सुविधाएं दी गई हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पर आज क्लोज़ करेंगे। इसकी अगली वीडियो में आपको पूरी यात्रा भवन पर इनिशियल पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक पूरा दर्शन आपको मिलेगा, जिसमें माता की एंट्री गेट कहाँ पर है और लीविंग गेट कहाँ पर है, और दुर्गा भवन कैसा बना हुआ है, क्या सुविधाएं दुर्गा भवन में हैं, और कैसे आप मनोकामना भवन में रूम बुक कर सकते हैं, डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब करें। जय माता दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।